नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की फाइट का यह वक्त है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज की फाइट का आज का मुद्दा है कोटे में कोटा, आरक्षण पर फैसला। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के साथ जजों की संविधान बेंच ने बहुमत से फैसला दिया कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में वो सब कैटेगरी बना सकते हैं और जिन कैटेगरीज को ज्यादा आरक्षण का फायदा मिले। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया और इस बार चीफ जस्टिस समेत 6 जजों के बहुमत के फैसले में कहा गया कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब कैटेगरी संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती। हालांकि राज्य अपनी मर्जी या राजनीतिक लाभ के आधार पर कैटेगरी तय नहीं कर सकते और उनके फैसले न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। इस फैसले के मायने क्या, किन वर्गों को इससे फायदा मिलेगा, क्या इससे एससी एसटी में क्रीमी लेयर का रास्ता साफ होगा, तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। पहले छोटी सी आपको रिपोर्ट दिखाएं। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। एससी एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी को हरी झंडी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से वो अनुसूचित जाति का वो वर्ग है जो धनाढ्य हो गया है। राज्य बना सकते हैं आरक्षण में सब कैटेगरी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, पहली पीढ़ी के लिए हो आरक्षण। कोटे में कोटा, आरक्षण पर फैसला। मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, एक एक करके परिचय कराते हैं और चर्चा की आइए शुरुआत करते हैं। नितिन सारस्वत जी कांग्रेस से हैं। नितिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मितुल जैन जी अधिवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत मितुल जी आपका। और हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ चुके हैं। निरंजन जी आपका बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत मितुल जैन साहब अधिवक्ता के तौर पर आज आए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं? आसान भाषा में आम लोगों के लिए जरा समझाइए, बताइए कि अगर अभी तक 15% एससी, 7.5% एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान राज्य और केंद्र में था, तो अब कौन सी स्वतंत्रता दी गई है? इस फैसले को जरा समझाइए। जी, तो जो सुप्रीम कोर्ट का आज जो फैसला आया है, उस फैसले से 2 चीजें मुख्य रूप से निकल कर आई हैं। जी, पहली जो चीज है वो ये है कि सब क्लासिफिकेशन का रास्ता साफ कर दिया गया है। अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट और जो लॉ था वो इस प्रकार था कि एक ग्रुप है एससी और एसटी, उसको एक होमोजीनियस ग्रुप की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि जो संविधान में आर्टिकल 14, 15 और 16 में जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है क्लास। तो जब क्लास की बात चलती है तो उसको एक होमोजीनियस एक ग्रुप माना जाता है और इस वजह से उसमें सब क्लासिफिकेशन जो है, जिसको हम कोटे में कोटे की बात कर रहे हैं, वो अलाउड नहीं था। तो ईवी चेन्नैया का जजमेंट था ये। ईवी चेन्नैया के जजमेंट ने कहा, पहले आंध्र प्रदेश ने इस तरह की कोशिश करी थी। ईवी चेन्नैया का जो जजमेंट था 2004 में, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब क्लासिफिकेशन जो है वो अलाउड नहीं है एससी और एसटी की कैटेगरी में। इसके उपरांत होता क्या है कि स्टेट ऑफ पंजाब जो था उसने वाल्मीकि एवं मजहबी सिखों को एससी कैटेगरी में फर्दर रिजर्वेशन दिया कि 50% जो है एससी कैटेगरी में जो रिजर्वेशन रहेगा वो वाल्मीकि और मजहबी सिखों का रहेगा, मतलब उस 15% में 7.5%। ठीक है। ये इशू सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। ओके। सुप्रीम कोर्ट की पहले 5 जज की बेंच जो थी उसने भी इस डिसीजन को अपहोल्ड किया, लेकिन क्योंकि चेन्नैया का जो जजमेंट था वो 5 जज बेंच का ही था, इसलिए उसको ओवर रूल नहीं कर सकते थे। इसलिए इस मैटर को 7 जजों की बेंच को रेफर किया और आज 7 जजों की बेंच ने फैसला लिया कि स्टेट जो है वो सब क्लासिफाई कर सकता है, क्योंकि रिजर्वेशन का जो मूल भावना है वो है इक्वालिटी, बराबरी एवं सबका उत्थान होना। लेकिन जो डेटा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया था, स्टेट ऑफ पंजाब ने भी जो डेटा रखा था, उससे यह निकल कर आया कि कुछ जो वर्ग हैं उस पर्टिकुलर कम्युनिटी, उस पर्टिकुलर क्लास में, एससी वर्ग में और एसटी वर्ग में, वो ज्यादा एडवांस कर चुके हैं, लेकिन वहीं उसी वर्ग में कुछ और जातियां हैं जो आज भी बहुत ज्यादा पिछड़ी हैं। जी, तो सबका गवर्नेंस में भागीदारी रहे,
उस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को लिया कि इस तरीके का सब क्लासिफिकेशन बल्कि समानता के विरोधाभास में नहीं है, आर्टिकल 14 के विरोधाभास में नहीं है, बल्कि समानता का एक प्रकार है, एक चेहरा है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने ये पूरी चीज को समझाया। आज के फैसले को मितुल जैन जी बताया। हमारे साथ सतीश कुमार जी, दलित नेता, भी जुड़ चुके हैं। सतीश जी, आपका स्वागत करते हुए जो आज का फैसला और जिसको यहां मितुल जैन जी ने समझाया, एक चीज निकलकर सामने आती है कि अदालत ने इस फैसले को देते हुए, इस निर्देश को देते हुए एक बात इस ओर इंगित किया, इस ओर इशारा किया कि जो क्रीमी लेयर है, यानी जो एससी और एसटी वर्ग में रिजर्वेशन का लाभ उठा रहा है जो वर्ग, अगर वो क्रीमी लेयर में आता है उसका भी मूल्यांकन कीजिए, उसका पता लगाइए। और दूसरी चीज, जो वर्ग बेहतर इस रिजर्वेशन का लाभ, इस आरक्षण का फायदा नहीं उठा सका है, राज्य सरकारों को यह हक है, यह अधिकार है कि वो उनको कोटा में कोटा दे सकती है। इन दोनों बातों का कितना दूरगामी अब प्रभाव पड़ेगा इस फैसले का, आप एक दलित चिंतक होने के नाते कितना स्वागत करते हैं? देखिए, एक जो ये फैसला आया है जो आज सुप्रीम कोर्ट का, ये जो अभी उन्होंने, जो कि अभी वकील साहब बता रहे थे, बिल्कुल सही है कि चेन्नैया के फैसले में बिल्कुल उसको टर्न डाउन कर दिया था, जो कि विद इन एससी में भी जो सब कैटेगरी था। लेकिन इस फैसले ने ये कहा है कि बिल्कुल इसमें सब उपवर्गीकरण भी किया जा सकता है। लेकिन आप देखेंगे इसके दूरगामी परिणाम हैं। दूरगामी परिणाम इसके एक तो सबसे पहला तो ये आएगा कि विद इन जो एससी कैटेगरी है, विद इन, क्योंकि विद इन एससी कैटेगरी में भी बहुत सारा इसका विरोधाभास भी उठ रहा है। वो इसमें रह रहा है क्योंकि स्टेट को दे दिया। लेकिन अभी भी जहां जहां स्टेट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रुपिंग की तो कोई कुछ डेफिनेशन करी नहीं, तो स्टेट्स में जो ग्रुपिंग किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा? क्योंकि ग्रुपिंग किया जाएगा तो अब हर कोई ये चाहेगा कि मैं, क्योंकि राजस्थान में देखेंगे तो 59 उपजातियां हैं अनुसूचित जाति में। तो यदि 59 उपजातियों में बांटेंगे तो उनका रोस्टर है, रोस्टर कैसे निर्धारण होगा? क्योंकि अभी जो प्रेजेंट में रिजर्वेशन चल रहा है उसी की अभी पूर्णतः पालना नहीं पा रही। बहुत सारे डिपार्टमेंटों में अभी पूरा रोस्टर नहीं है, तो उसके अनुपात में तो रोस्टर बिल्कुल बन ही नहीं पाएगा। और इसी के साथ साथ एक ये भी होगा इसमें कि जो कि, क्योंकि इंदिरा साहनी में भी कहा गया था कि भाई कि जो क्रीमी लेयर का सिस्टम है वो ओबीसी में हो सकता है, लेकिन इसमें भी तो नहीं हो सकता। क्योंकि इसमें इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जो एससी एसटी है ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इनका जो बेस है रिजर्वेशन का वो आर्थिक नहीं है। यहाँ पर सोशली बैकवर्डनेस है। शेड्यूल कास्ट का देखेंगे तो अनटचेबिलिटी के आधार पर, ट्राइब का देखेंगे तो वो अलग से जो कल्चर है उसके आधार पर बैकवर्डनेस है। तो उसमें बहुत अंतर है। और इसी के साथ साथ जैसे सेंट्रल में तो कैसे लागू होगा? क्योंकि वहां पे तो उपवर्गीकरण करना बहुत बड़ा नहीं, अभी सिर्फ केंद्र की बात, अभी सिर्फ राज्य सरकार की बात की है, अभी सिर्फ राज्य सरकारों को दिया है। हाँ, अभी राज्य सरकार को दिया है। तो ये क्योंकि अभी तो हम ये मान रहे हैं, कह भी रहे हैं कि अभी तो वो लागू करना नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि मतलब जो फैसला है ये सही नहीं है, मतलब आप ये फील कर रहे हैं? हम बिल्कुल नहीं कह रहे। अभी इस पर और पुनर्विचार की जरूरत है, और थोड़ा अध्ययन की जरूरत है। क्योंकि पुनर्विचार करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अभी जो ग्रुपिंग होगी, ग्रुपों में बहुत सारी चुनौतियां आएंगी। क्योंकि अभी स्टेट नहीं, देखिए जितना हम समझ रहे हैं सतीश कुमार जी, अगर राजस्थान में कोई वर्ग एससी या एसटी कैटेगरी में आता है, उसकी हालत जिस भी हिसाब से, उसकी दशा जिस भी हिसाब से वो राज्य सरकार देखती है, आंकती है, जरूरी नहीं है कि मध्य प्रदेश में भी उसकी हालत खराब हो या बेहतर हो, उसी तरह से उसकी स्थिति राजस्थान में भी हो। तो उसी लिहाज से उस वर्ग को मध्य प्रदेश की सरकार सब कैटेगरी में शामिल करेगी, कोटा देगी, या राजस्थान की सरकार नहीं देगी। तो ये तो राज्य सरकार अपने यहां की जनसंख्या के आधार पर जाति, वर्ग को, समाज को आरक्षण देगी। तो ये स्वतंत्रता इसीलिए तो राज्य सरकार को दी है कि आप अपने हिसाब से देखिए, और इसमें कहीं भी कोई राजनीतिक एजेंडा और कहीं भी आपकी नीयत नहीं होनी चाहिए, बल्कि जरूरत होनी चाहिए। तो इसमें आप उसके लिए जब तक हम जातिगत जनगणना नहीं करेंगे, तब तक कोटा कैसे फिक्स होगा? क्योंकि बिना जातिगत जनगणना के उसका जो प्रोपोर्शनेट परसेंटेज है वो कैसे तय होगा? तो वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती बिना जातिगत जनगणना के,
प्रॉपर उसने पता ही नहीं है, तो वो कैसे तय होगा? निरंजन पोद्दार जी, मैं आपके पास आता हूं, फिर उसके बाद सरस्वत जी के पास भी जाऊंगा। दो चीजें यहां पर सतीश जी ने बताई कि एक तो ये कि आरक्षण देने के पीछे की मूल भावना आर्थिक स्थिति नहीं थी, सामाजिक स्थिति थी। तो ये अब क्रीमी लेयर का फिर कैसे मूल्यांकन होगा? और दूसरी बात यह कि अगर सब कैटेगरी बनानी है तो फिर जब जातिगत आंकड़े ही नहीं होंगे तो किस वर्ग को कितना कोटा दिया जाए उसके अधिकार के हिसाब से या उसकी जनसंख्या के आधार पर, तो फिर कैसे तय होगा? देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज ये जो साहसिक और क्रांतिकारी फैसला सुनाया है, इसके अंदर उन्होंने एक चीज और कही है कि ये सारी की सारी चीजें जो है वो न्यायालय की यानी कि न्यायिक व्यवस्था के मॉनिटरिंग के अंदर ये सारी की सारी चीज की जाएगी। यानी कि कोई भी व्यक्ति राजनीतिक लाभ और हानि के आधार पर इन चीजों के अंदर बंटवारा कर दे, ऐसा संभव। देखिए रविंद्र जी, हमारे समाज के अंदर जो हमारे नीति नियंता थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आज तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जो जस्टिस है गवई साहब ने भी बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम उद्धृत किया है अपने उद्बोधन में। तो जो अम्बेडकर जी थे, उनका जो इसके पीछे जो उनकी भावना थी, जो उनकी जो ये जो आरक्षण लागू करने के प्रति जो उनका उद्देश्य था, कहीं ना कहीं पिछले 75 वर्ष से आप ये समझ लीजिए ये व्यवस्था है, चाहे हम एससी की बात करें चाहे एसटी की बात करें, उसके बावजूद हमारे समाज का, हमारे देश का एक बहुत बड़ा समाज जो एससी एसटी के अंदर है, वो आज भी आप ये समझ लीजिए उसको सीवर में उतरना पड़ रहा है, आज भी उसको मैला ढोना पड़ रहा है, आज भी वो उस मुख्य धारा में से नहीं जुड़ पाया है जिसकी हमारे नीति नियंताओं ने कल्पना की थी। उसका कारण ये है रविंद्र जी कि जो एससी है यानी कि जो आरक्षित वर्ग है, उसके अंदर भी अब एक और वर्गीकरण हो गया है। यानी कि मैं आपको आपको बता सकता हूं अनेक नाम ऐसे कि जो एक बार उन्होंने आरक्षण का लाभ लेकर के उन्होंने पूरा खानदान यानी कि अगर 4 भाई हैं तो चारों भाई आरक्षण का लाभ लेकर के उच्च पदों पे पहुंच गए और उनके बच्चे भी उच्च पदों पे पहुंच गए। इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या कब आती है रविंद्र जी कि एक बच्चा जो गांव देहात के अंदर बिल्कुल जिसको कहते हैं बिल्कुल एकदम निचले पायदान का परिवार का बच्चा है, वो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ता है और उसी की हम जाति का बच्चा, उसी जाति का बच्चा जो एक आईएएस का बेटा है, वो कहीं 12 लाख रुपए 15 लाख रुपए की देकर के कोचिंग भी करेगा, कोई इंग्लिश मीडियम या यूं कहें कि बड़ी स्कूल के अंदर नहीं। तो सतीश जी ने ये कहा कि अगर कोई आईएएस बन जाता है आरक्षित वर्ग का और कोई गांव देहात किसान गरीब मजलूम है वो एक आरक्षण की श्रेणी में आता है तो अब उसको लाभ मिलना चाहिए, उसको कोटे में कोटा मिलना चाहिए। लेकिन सतीश जी ने यह आशंका जताई कि ये आरक्षण जो था इसकी मूल भावना ही नहीं थी आर्थिक हो। आप क्या कहेंगे इस पर? भाई सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि उनको पहचान करे जो इसका फायदा ले चुके हैं, संपन्न समृद्ध हो गए हैं आर्थिक आधार पर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसके बाद फिर देखा जाएगा कि आगे क्या होगा। जो अभी दलित चिंतक बता रहे थे, मेरे से पूर्व वक्ता जो विद्वान पैनलिस्ट आपके यहाँ बैठे हुए, वो ये कह रहे थे कि भाई इसकी भावना आर्थिक ना होकर के इसकी भावना सामाजिक थी, यानी कि अस्पृश्यता को लेकर के थी। लेकिन इनको ये चीज भी समझनी चाहिए कि देखिए अस्पृश्यता जो है वो जिसको कहते हैं निर्बल के साथ होती है, सबल के साथ, चाहे वो किसी भी जाति का हो, सबल के साथ कभी कहीं अस्पृश्यता नहीं हुई। लेकिन आज की तारीख में जो सबल हो चुके हैं, जो सक्षम हो चुके हैं, उनके साथ तो मेरे हिसाब से आर्थिक के साथ साथ सामाजिक भेदभाव भी उनके साथ कहीं नहीं होता। लेकिन जो आज गांव देहात के अंदर आज भी सीवर में उतरता है, मेला ढोता है, आज भी जो आप ये समझ लीजिए उन दलित बस्तियों में रहता है, कहीं ना कहीं वो आज सतीश जी कुछ इस पर कहना चाहेंगे तो फिर उसके बाद मैं नितिन जी के पास जा रहा हूं। सतीश जी कुछ इस पर आप कहना चाहेंगे? जी नहीं, देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि इसलिए सहमत है, राजस्थान में लगभग एससी एसटी के 8000 केस पंजीबद्ध होते हैं और 8000 हमारा पूरा अनुभव है कि हजारों फैक्ट फाइल नहीं होगा, केस हैं वो पूरे सच्चे होते हैं, जेन्युइन होते हैं। तो आप देखेंगे छुआछूत तो इवन जयपुर में भी, और एक पीयूसीएल के इंटर्न ने सर्वे किया, लॉ इंटर्न ने, तो उनको जयपुर जैसे क्षेत्र में भी और सबसे पहले जाति पूछी जाती कि आपकी जाति कौन सी है, तब जाके कमरा देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो ये तो जयपुर जैसे मेट्रो में हाल है। लेकिन हम अगर कुछ इक्के दुक्के मामलों को छोड़ दें, जो सफेद पोश
या क्यों कहें कि जो व्हाइट कॉलर में आ चुके हैं, जो आरक्षित वर्ग के लोग, उनके इक्के दुक्के मामलों को छोड़कर हमने कहीं ऐसे मामले नहीं सुने। गांव के, देहात के और जयपुर राजधानी के भी ऐसे तबके से इस तरह के सवाल और इस तरह के शिकायतें आती हैं। कहीं किसी अधिकारी जो आरक्षित वर्ग का है उनकी तरफ से शिकायत नहीं आती है। हाँ, बोलिएगा रविंद्र जी। हाँ, निरंजन जी, ये श्रीमान कह रहे हैं, लेकिन जो सबल व्यक्ति है, अगर उसके साथ ऐसी घटना घटती है, वो प्रतिकार करने की स्थिति में तो है ना, क्योंकि वो सबल है। लेकिन जो दुर्बल व्यक्ति है, जो आज भी गांव देहात में रहता है, मलिन बस्तियों में रहता है, नहीं सतीश जी, इस पर आप जवाब दीजिएगा जल्दी से। करने की स्थिति में नहीं, हम देखिए, हम बिल्कुल उनकी भी लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि जो वॉइसलेस है उन सबकी लड़ाई लड़ते हैं बिल्कुल हम, और यहाँ तक कि कोर्ट में भी इंटरवेंशन करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि एफआईआर दर्ज कराना भी बहुत बड़ी चुनौती है सर। बाकी और न्याय तो छोड़िए, न्याय की बात तो बहुत दूर तक की है। जैसे कि अभी का ले लीजिए। लेकिन सर, लेकिन एक मिनट सतीश, देखिए वो कानूनी मसले, फिर हम कानूनी बहस पर जा रहे हैं, वो कानूनी बहस पर हम जा रहे हैं, ये आरक्षण की हम चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। नितिन जी के पास मैं आता हूं। नितिन जी, क्या खामियां आपको नजर आ रही हैं आज के इस फैसले पर, या क्या अच्छाई आपको दिखाई दे रही है? देखिए रविंद्र जी, सब पहले बात तो यह है कि डिसीजन अभी अभी आया है सुप्रीम कोर्ट का, और काफ़ी बड़ा डिसीजन था। और उसके बहुत सारे पहलू होते हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी हम सब यहाँ बैठ के उन सारे पहलुओं को डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है उसने तय कर दिया कि अगर ये चीज भी अगर आपको लागू करनी है तो उसका सबसे पहला स्टेप जातिगत जनगणना ही होगा। और जो सरकार जनगणना नहीं करवा रही है, तमाम चुनाव की बात करती है, एक देश एक चुनाव की बात करती है, एक देश यानी क्या क्या चीजों की बात करती है, लेकिन जो नॉर्मल जनगणना कराने की जिनकी नीयत नहीं है, वो जब तक जातिगत जनगणना ही नहीं कराएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है कि अगर आप ऐसा करते हैं सब कैटेगराइजेशन में, आपके पास फैक्ट होने चाहिए, और वो फैक्ट का आधार क्या होगा, वो जातिगत जनगणना होगी। और मैं ये कहता हूं कि, और जो हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना समय की मांग है। अगर आप जातिगत जनगणना कर लेते हैं तो कैटेगराइजेशन और सब कैटेगराइजेशन वाला मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी और उसकी उतनी भागीदारी। अगर आपको हिस्सेदारी पता चल जाएगा तो भागीदारी तय करने में आसानी रहेगी। तो जो कैटेगराइजेशन और सब कैटेगराइजेशन वाला मामला है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके पास फैक्ट होना चाहिए, और उसके लिए जातिगत जनगणना। पर आप कैसे सोच सकते हैं कि जो सरकार इस बार भी जब बजट में जनगणना का नाम तक नहीं लिया, आप बताइए, सब ये सरकार करने के लिए तैयार है, हर चीज में स्थिति अच्छी बताती है कि ये देश सब कुछ करने में सक्षम है, एक देश एक चुनाव करने में सक्षम है, लेकिन एक देश एक जनगणना करने में सक्षम नहीं हो पा रहा। समझते हैं मित्तल जैन जी, आज के इस फैसले में जितनी भी आपने स्टडी अभी तक की है, क्या इसमें जातिगत जनगणना का कहीं उल्लेख किया गया है? क्या कहा गया है कि कोटे में कोटा देने के लिए जातिगत जनगणना कराई जानी जरूरी है, ये मैंडेटरी है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी ये बात नहीं कही है कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करवानी जरूरी है या जातिगत जनगणना जिसे कहते हैं वो करवानी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि आप कोटे के अंदर कोटा या सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन उसको करने के लिए कुछ बेसिस होना चाहिए। और वो बेसिस क्या होना चाहिए? फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए कि इस पर्टिकुलर वर्ग का सरकारी कामों में कितनी भागीदारी है, ठीक है, क्या गवर्नेंस में इनकी भागीदारी है, और क्या ये अभी भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, क्योंकि हो क्या रहा है। नहीं तो ये डेटास क्या अवेलेबल हैं गवर्नमेंट के पास? नहीं, ये डेटास जो हैं ये बेसिकली जब भी कोई सरकार किसी पर्टिकुलर जाति को सब क्लासिफाई करके अलग से कोटा देगी तो उसको जस्टिफाई करने के लिए उनको पहले ये डेटा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उस डेटा के बेसिस पर ही आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको 1% रिजर्वेशन देना है या 2% देना है या 3% देना है। लेकिन सर इसमें एक डाउट है, तो वो बेसिस हाँ, इसमें एक डाउट है। सपोज कीजिए कि ए बी सी 3 कैटेगरी है, और अगर गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने डिसाइड किया अपने से कि मुझे ए कैटेगरी के डेटास देने हैं और इन्हीं को मुझे आरक्षण देना है, और बी और सी के डेटास हमारे पास है नहीं, उनको हम प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो कोर्ट के सामने कैसे पता चलेगा कि बी और सी को ज्यादा जरूरत है, ए को जरूरत नहीं है, जो कहा जा रहा है? बिल्कुल, यहां पर सरकारों की पारदर्शिता की जरूरत रहेगी, और उनकी अकाउंटेबिलिटी, वो किस तरीके से इस जजमेंट को लेटर और स्पिरिट दोनों में अपहोल्ड करें।
क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो बेसिकली ये है कि उन्होंने एक तरीके से राज्य सरकारों को एक तरीके से सशक्त किया है कि अगर आप चाहें तो कोटे के अंदर आप कोटा दे सकते हैं, वो मैंडेटरी नहीं कर रहे हैं। ओके, वो सिर्फ आपको एक फर्दर एक रूल दे रहे हैं कि आप करना चाहें तो कर सतीश कुमार जी के पास जाता हूं। सतीश जी, क्या आपको लग रहा है कि ये एक तरह से पॉलिटिकल टूल बन सकता है फैसला राज्य सरकार? वो तो बिल्कुल ही है, क्योंकि कुछ सरकारें तो ऐसी हैं कि जो लागू करेंगी, कुछ सरकार ऐसी है जो नहीं करेंगी। क्योंकि जब तक हमारे पास कुछ पैरामीटर्स नहीं होंगे, जब तक कुछ आंकड़े नहीं होंगे, तब तक तो कैसे इम्प्लीमेंट करेगी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट। और उसके लिए जातिगत जनगणना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके तहत उसका इकोनॉमिक, सामाजिक और बाकी और दूसरे पहलू हैं, वो सब उसमें कवर होंगे। तो इसलिए जातिगत जनगणना तो प्राइमा फेसी पैरामीटर्स। निरंजन जी, वाकई में जातिगत जनगणना की मांग अब इस आदेश के जरिए फिर से उठ रही है, ये कितना सही है? और ये तो कोर्ट ने खुद ही कह दिया है कि मनमर्जी नहीं चलेगी, नीयत साफ होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, और नहीं तो अगर ऐसा होगा तो फिर ये कोर्ट में ही अटकी रहेंगी। जितने भी प्रस्ताव राज्य सरकार की तरफ से आरक्षण देने के लिए आएंगे, कोटे में कोटा देने के लिए आएंगे। देखिए रविंद्र जी, जातिगत जनगणना एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन यहाँ पे जो सब कैटेगराइज करने की बात है ये एक अलग मुद्दा है। ये अलग मुद्दा इसलिए है कि जैसे अगर हम बात करें दलित समाज में या एससी समाज में, शेड्यूल कास्ट समाज में भी आप देखेंगे तो 40 जातियां हैं, और उन 40 जातियों के अंदर अलग अलग जाति के साथ किसी के साथ बहुत ज्यादा विभेद होता है, किसी के साथ थोड़ा कम विभेद होता है। यानी कहने का तात्पर्य उसके अंदर भी कई जातियां ऐसी हैं जिनके अंदर उसी जाति के लोग उनके साथ अस्पृश्यता करते हैं। मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, वरना मैं भी गांव देहात से आया हुआ हूँ और मैंने गांव की पृष्ठभूमि देखी है कि यानी कि एक जाति का आदमी दूसरे जाति के आदमी के यहाँ पानी नहीं पीता है। मैं शेड्यूल कास्ट के अंदर ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो और ज्यादा स्पष्ट है, यानी कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो इसके अंदर भावना है इस निर्णय के अंदर, वो ये भावना है कि जो अभी समाज के अंतिम पायदान के ऊपर जिस जाति के लोग हैं उनको यानी उनका आरक्षण का कोटा, उसी कोटे में से उसका कोटा थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, और जो ऑलरेडी समर्थशाली है। सारस्वत जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि भाई जहां पर इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस की सरकार है, क्या वहां जातीय जनगणना कराकर आप आज के इस फैसले पर अमल करना शुरू कर देंगे आपकी सरकार? और जो कर्नाटक की सरकार 6 महीने से जातिगत जनगणना के आंकड़े दबाकर बैठी हुई है, वो सामने भी लाएगी और आरक्षण भी देगी क्या? देखिए हमेशा हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसका पूर्णतः कमिटमेंट है कि हम लोग जातिगत जनगणना कराएंगे। हमारी कई सरकारों ने, राज्य सरकारों ने जातिगत जनगणना कराने की कोशिश भी की, जिसको हमेशा केंद्र सरकार ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि जनगणना जो है वो केंद्र का विषय है और केंद्र के पास अभी भी बताइए ना, इंडिया गठबंधन की सरकार है वहां पर आरक्षण कोटे में कोटा मिलना शुरू हो जाएगा? आप मेरी बात तो सुनिए, मैं कह तो रहा हूं। आप मेरा सवाल तो समझिए। लगातार कहते आ रहे हैं कि आप सुनिए तो सही, पहले आप 30 सेकंड तो दीजिए, उसके बाद में आपकी अगर 30 सेकंड है सर, उससे ज्यादा समय नहीं लगता फिर। हाँ बस देखिए 3 पॉइंट है। सबसे पहले जातिगत जनगणना हो, ताकि जो फैक्ट है आप किस बेसिस पे रखेंगे कि कौन ज्यादा पिछड़ा है, कौन नहीं पिछड़ा है, किसके साथ ज्यादा हुआ है, पहली बात ये। और उसके लिए एकमात्र फैक्ट जातिगत जनगणना हो सकता है। दूसरा फैक्ट है कि जो सब कैटेगराइजेशन की बात कही, यहाँ पे ईला त्रिवेदी जी ने भी कुछ चीजें की है कि 341 राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके करते हैं, और उसके अंदर हम राज्य को हम दे रहे हैं, तो उसके अंदर एक इशू ये है, उसका क्या सॉल्यूशन होगा। और तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं, अगर जातिगत जनगणना हो जाती है तो कैटेगराइजेशन और सब कैटेगराइजेशन वाली बात ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बात करती है जितकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जो पिछड़ा हुआ है, अगर उसको अपनी आबादी के हिसाब से, अपने पिछड़ेपन नहीं, समय नहीं है मेरे पास, अगर उसे हिस्सा मिलेगा, अब आपने 1-2-3 गिनती गिना दी, मेरे सवाल का जवाब ये वाली बात ही खत्म हो जाएगी। सरकारें हैं, जातिगत जनगणना करा ली गई है कर्नाटक में, उनके आप आंकड़े दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, और इस पर अमल करने की शुरुआत करेंगे कि नहीं करेंगे? आप तो यहां पर गिनतियों में उलझा रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, माफी चाह रहा हूं निरंजन जी, चारों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की फाइट में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए न्यूज़ 18।